वेलकम बैक बच्चों। लास्ट क्लास में हमने जब एंड किया था तो हमने लीनियर चार्ज डेंसिटी के बारे में चीजें समझी थी। ठीक है, आज हम इसके आगे पढ़ेंगे सरफेस चार्ज डेंसिटी और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी के बारे में। बट वो सब चालू करने से पहले मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आप मेरे को कैलकुलेट करके बताओ। चलिए, जिसने भी आंसर निकाला है वो सब अपना आंसर मैच कर लें। ठीक है, तो अगर मैं k की बात करूं, k इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, जिसकी वैल्यू हमने पढ़ी थी 9 × 10⁹ अब यूनिट क्या थी? यूनिट थी आपकी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ये थी आपकी यूनिट। चलिए, अब यहां पे 4 कांस्टेंट है, पाई की वैल्यू भी हमको पता 3.14 या फिर 22/7 भी आप ले सकते हो। चलिए, तो अब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे हम। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट को अगर मैं यहाँ पे देखूं, यहाँ पे डिवीजन में, तो लेफ्ट हैंड साइड पे आके कैसा हो जाएगा? मल्टीप्लीकेशन में, और के यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन है, तो राइट हैंड साइड में जाके कैसा हो जाएगा? डिवीजन में, मतलब 1/4 पाई के, ये हो जाएगा। अब हम 12th में है तो इतनी बातें तो हमको समझ में आनी चाहिए डायरेक्ट। ठीक है, अब के की वैल्यू हमको पता है 9 × 10⁹ 4, ऑब्वियस सी बात है। पाई की वैल्यू आप 3.14 ले सकते हो। जब आप इसको सॉल्व करते हो तो इसका जो एग्जैक्ट वैल्यू है वो एग्जैक्ट वैल्यू है 3.854 × 10⁻⁻12। ठीक है, एग्जैक्ट वैल्यू क्या है? 3.854 × 10⁻⁻12। बट जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू आएगी 3.85 अप्रोक्स आती है। तो जिसका इसके आसपास का आंसर आया है, डरने की जरूरत नहीं है, वो सब सही है। ठीक है, एग्जैक्ट वैल्यू ये होती है, तो आप इसकी वैल्यू ये वाली याद कर लेंगे। बाकी जो आप अप्रोक्सीमेटली 3.85 के आसपास निकाल रहे हो वो सारे आंसर सही है। अब देखिए, ये अप्रोक्स आंसर क्यों आता है? ये अप्रोक्स आंसर इसलिए आता है क्योंकि हमको पता है पाई की वैल्यू 22/7 कुछ लोग ने ली होगी, कुछ लोग ने 3.14 ली होगी। अब हमको पता है ये यहाँ पे खत्म नहीं होता, 3.14 समथिंग 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 करते हुए वो काफी लंबा एक्सटेंड होता है। तो जितने डेसिमल प्लेसेस तक आप वैल्यू लोगे उतनी एग्जैक्ट वैल्यू की तरफ आप चले जाओगे। और जैसे ही आपने ये 22/7 ले लिया तो आपने तो सबसे ज्यादा अप्रोक्स वैल्यू ले ली, तो आंसर भी अप्रोक्सीमेटली ही आएगा। ठीक है, चलिए, ये था आपका आंसर एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू का। अब हम बात करते हैं, सिर्फ वैल्यू तो मैंने पूछी नहीं थी, मैंने पूछा था वैल्यू प्लस न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ मुझे और क्या चाहिए? यूनिट भी चाहिए। अब देखिए, यहाँ पे 4 पाई की कुछ यूनिट होती है क्या? आंसर है नहीं, 4 पाई दोनों नंबर है, के की यूनिट है। तो हम क्या करेंगे? एप्सिलॉन नॉट की यूनिट क्या होगी? 1/4 पाई की कोई यूनिट नहीं है, यूनिटलेस है, तो उसको छोड़ देते हैं। के की यूनिट यहाँ प्लेस कर देते हैं, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ठीक है, अब इसको ऊपर लेके जाएंगे तो हमको क्या मिलेगा? कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये है आपकी यूनिट ऑफ एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये आपकी यूनिट है और ये आपकी वैल्यू है, तो इसी वैल्यू के साथ हम यूनिट भी लिख देते हैं, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये बात हमको समझ में आ गई। सो लास्ट क्लास में जो मैंने क्वेश्चन दिया था वो उसका आंसर ये है। आप सब अपने मैच कर सकते हैं आंसर। अगर किसी का आंसर नहीं आया है तो समझ लीजिए कैसे निकालना है, और अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में, यूट्यूब चैनल के कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं, या फिर
आप जो डाउट सेक्शन है डाउट पोर्टल पे जाके भी मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो जो लोग मुझे ऐप में देख रहे हैं, इम्पल्स स्मार्ट हब ऐप से देख रहे हैं, उनको पता है कि डाउट का एक अलग सेक्शन है, वहाँ से आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, वहाँ पे आप पूछ सकते हैं, मैं आपको बिल्कुल रिप्लाई दूंगा। और अगर आप मुझे यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं, इम्पल्स एकेडमी के नाम से मेरा यूट्यूब चैनल है, तो अगर आप मुझे वहाँ पे देख रहे हैं तो आप मुझे कमेंट पे बता सकते हैं, कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि क्या डाउट है, तो मैं उसका सॉल्यूशन भी वहीं कमेंट सेक्शन पे दे दूंगा, ठीक है। चलिए, ये बात समझ में आ गई। अब हम आगे के टॉपिक पे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा, फर्स्ट टॉपिक हमने पढ़ लिया था लीनियर चार्ज डेंसिटी, सेकेंड टॉपिक होगा सरफेस चार्ज डेंसिटी। नाउ सरफेस चार्ज डेंसिटी का मतलब क्या है? अगर कोई एक सरफेस है, मतलब ऐसा कोई सरफेस जिसका कुछ ना कुछ एरिया होगा, ठीक है। तो मान लेते हैं ये मेरे पास एक रेक्टेंगुलर शीट है, इसमें मैंने टोटल पॉजिटिव 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 चार्ज दे दिया, पूरे में पॉजिटिव चार्ज दे दिए, ठीक है। पूरे सरफेस पे पॉजिटिव चार्ज है। अब टोटल चार्ज मेरे को पता है कि इस पे टोटल चार्ज मैंने Q दिया और इसका टोटल एरिया A। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होता है? चार्ज प्रेजेंट पर यूनिट एरिया इज नोन एज सरफेस चार्ज डेंसिटी। अगर ये टोटल एरिया में Q चार्ज है तो यूनिट एरिया में कितना चार्ज होगा? यूनिट एरिया में चार्ज होगा Q डिवाइडेड बाय A, ठीक है ना। सरफेस चार्ज डेंसिटी को मैंने लास्ट क्लास में ही बताया था किससे डिनोट करते हैं, इसको हम डिनोट करेंगे सिग्मा से। सो सरफेस चार्ज डेंसिटी इज व्हाट? चार्ज प्रेजेंट पर यूनिट एरिया इज नोन एज सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो आप बता सकते हो कि टोटल चार्ज इज इक्वल्स टू कैपिटल Q, देयरफॉर चार्ज डेंसिटी इज इक्वल्स टू कैपिटल Q बाय टोटल एरिया। ये होता है आपका फॉर्मूला। अब इसकी अगर मैं यूनिट की बात करूं तो इसकी यूनिट आएगा, चार्ज की यूनिट क्या होती है? कूलम। एरिया की यूनिट क्या होती है? मीटर स्क्वायर। उसको आप लिख सकते हो कूलम पर मीटर स्क्वायर। सो ये आपकी यूनिट होगी सरफेस चार्ज डेंसिटी की, ठीक है। यहां हो गई इसकी बात। अब अगर मेरे से पूछता है कि यूनिट एरिया में, तो इतना होगा हमारा चार्ज, ठीक है, ये अभी हमने पढ़ा। मुझसे पूछता है कि सर फाइंड चार्ज प्रेजेंट इन a small area DA। DA क्या है? एक कोई स्मॉल एरिया। तो ये कैसे निकालूंगा मैं ना? इसको मैं इस स्मॉल चार्ज को लेट्स अज्यूम DQ। So this small charge present in this small area is equals to sigma times the area. Charge present can be expressed as surface charge density multiplied by area। इससे हमारा टोटल चार्ज कितना है एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर, वो तुरंत निकल के आ जाएगा, ठीक है। ये तो हो गया हमारा सरफेस चार्ज डेंसिटी, ठीक है। ये हमारी सरफेस चार्ज डेंसिटी की कहानी हो गई है। अब हम आगे पढ़ेंगे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। इसको नोट करते जाइएगा, कोई बहुत ज्यादा टफ चीज नहीं है, हम सिंपल सिंपल बातें कर रहे हैं और बहुत सिंपल वेज में बातें करेंगे, ज्यादा इसको टफ नहीं बनाएंगे हम। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूं तो वो मेरा थर्ड पॉइंट है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। ना वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को किससे डिनोट किया जाता है? इसको डिनोट करते हैं हम
रो से, ठीक है। किससे डिनोट करते हैं हम इसको? रो से डिनोट करेंगे ना। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को हम समझ लेते हैं। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का मतलब क्या होता है? चार्ज प्रेजेंट पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। जैसे हमने लीनियर चार्ज डेंसिटी की बात की थी, चार्ज प्रेजेंट पर यूनिट लेंथ। सरफेस चार्ज डेंसिटी की बात की तो क्या बात की हमने? चार्ज प्रेजेंट पर यूनिट एरिया। सिमिलरली जब हम वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी की बात करेंगे तो हम किसकी बात करेंगे? चार्ज प्रेजेंट पर यूनिट वॉल्यूम की बात करेंगे। चलो हम एक क्यूब बना लेते हैं, क्यूब, क्यूबॉइड, कुछ भी, ठीक है। बेसिकली एक 3 डायमेंशनल फिगर बना लेते हैं। ठीक है, एक 3 डायमेंशनल फिगर बना लेते हैं हम। थोड़ा सा मैं इसको सही कर देता हूँ ना। अब हम ध्यान से समझेंगे, ये एक क्यूबॉइड है, ठीक है। हम मान लेते हैं कि हम इस पूरे क्यूबॉइड के ऊपर एक चार्ज, ठीक है, एक चार्ज प्रेजेंट कर देते हैं। पूरे क्यूबॉइड के ऊपर हमने चार्ज कर दिया, पूरा क्यूबॉइड अब हमारा चार्ज है। अभी हमने सरफेस को चार्ज किया था, तो अब हमने पूरे के पूरे क्यूबॉइड को चार्ज कर दिया। टोटल चार्ज हम फिर से वही एज्यूम करते हैं, कैपिटल क्यू हमारा टोटल चार्ज है ना। अब यहाँ पे एरिया मेजर करने से काम नहीं चलेगा। टोटल वी वॉल्यूम में क्यू चार्ज प्रेजेंट है। क्या वी वॉल्यूम में कितना चार्ज प्रेजेंट है? क्यू चार्ज प्रेजेंट है। अब हमसे पूछता है कि वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी कैसे निकालेंगे? तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या होती है? चार्ज प्रेजेंट पर यूनिट वॉल्यूम। अगर वी वॉल्यूम में क्यू चार्ज है तो यूनिट वॉल्यूम में कितना चार्ज होगा? क्यू अपॉन वी। सो ये होता है आपका फॉर्मूला फॉर वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। रो इज इक्वल टू टोटल चार्ज प्रेजेंट डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ना। अब आगे की बात समझेंगे हम, इसकी यूनिट क्या होगी, ठीक है। सिंपल सी बातें कर रहा हूं अभी मैं, कोई टफ बातें नहीं। यूनिट क्या होगी? चार्ज की यूनिट क्या होती है? कूलम। वॉल्यूम की यूनिट क्या होती है? मीटर क्यूब। सो इसकी भी यूनिट क्या होगी? कूलम पर मीटर क्यूब, ठीक है। ये हो गई हमारी यूनिट की बात, ये हो गई हमारी सरफेस सॉरी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या होती है उसकी बात हो गई। अब हमसे बात करते हैं कि फिर से वही क्वेश्चन, फाइंड चार्ज प्रेजेंट इन स्मॉल वॉल्यूम। अब देखो भाई, एरिया की बात नहीं होगी, अब वॉल्यूम की बात होगी। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी की पढ़ाई कर रहे हो तो वॉल्यूम की बातें करेंगे हम। इन स्मॉल वॉल्यूम डी वी, ठीक है। कैसे निकालोगे आप? अगर यूनिट वॉल्यूम में चार्ज होता है क्यू अपॉन वी, तो डीवी वॉल्यूम में कितना होगा? डीवी वॉल्यूम में होगा, लेट दैट चार्ज बी डी क्यू। डी क्यू इज इक्वल्स टू क्यू बाय वी टाइम्स डीवी। बात समझ में आ रही? यूनिट वॉल्यूम में इतना चार्ज होता है, तो डीवी वॉल्यूम में कितना होगा? यूनिट वॉल्यूम का चार्ज मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम, ठीक है। इसको मैं और क्या लिख सकता हूं? डी क्यू इज इक्वल्स टू रो टाइम डीवी। सो चार्ज निकालने का एक ये फंडा होता है। अगर हमको वॉल्यूम दिया हुआ है, गिवन वॉल्यूम में पूछा है चार्ज कितना होगा, और अगर हमको वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी पता है, तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम गिव्स अस द चार्ज, ठीक है। ये होगा इसके फंडे। अब देखिए भाई, ये तो हो गई हमारी बात वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी की, लीनियर चार्ज डेंसिटी की और सरफेस चार्ज डेंसिटी। ये तो हो गई पूरी कहानी। बट अब एक शॉर्ट याद करने के लिए एक फंडा रख लेते हैं। कहानी तो बहुत अच्छी है, आसान भी है, लेकिन अब सबको अलग अलग याद करना जरूरी है। तो हम तीनों पॉइंट्स को मेंशन करेंगे। पहले पॉइंट पे मेंशन करेंगे लीनियर चार्ज डेंसिटी,
ठीक है। सेकंड में मेंशन करेंगे सरफेस चार्ज डेंसिटी और थर्ड में मेंशन करेंगे हम वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। ठीक है, ये तीनों को एक जगह पे हम एक शॉर्ट समरी लिख लेंगे ना। लीनियर चार्ज डेंसिटी को किससे डिनोट करते हैं? इसको डिनोट किया जाता है लैम्डा से। इसको किससे डिनोट करते हैं? सिग्मा से। और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी किससे डिनोट किया जाएगा? रो से। ठीक है ना। फॉर्मूला क्या होगा? फॉर्मूला होगा लैम्डा इज इक्वल टू चार्ज अपॉन लेंथ। लैम्डा इज इक्वल टू चार्ज अपॉन लेंथ। यूनिट क्या होगी? यूनिट होगी कूलम पर मीटर, या फिर इसको ऐसे लिख लो कूलम पर मीटर, या फिर कूलम मीटर इनवर्स भी लिख सकते हो आप। ठीक है ना। चार्ज कैसे निकालोगे? डी क्यू इज इक्वल टू लैम्डा डी एल। ठीक है, ये हो गई पूरी कहानी। तीन छोटे से फंडे जो याद रखने हैं। फॉर्मूला क्या होता है किसका? चार्ज डेंसिटी का, उसकी यूनिट क्या होगी, और उससे हम चार्ज कैसे निकालते हैं। नाउ सरफेस चार्ज डेंसिटी के लिए सेम कहानी करेंगे। सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपॉन एरिया, यूनिट इज कूलम पर मीटर स्क्वायर, डी क्यू इज इक्वल टू सिग्मा डी ए। अब आ गया क्या? सरफेस की बात होगी तो एरिया आएगा। ठीक है, सिमिलरली वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी के लिए भी कर लेते हैं। रो इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी, यूनिट कूलम पर मीटर क्यूब, एंड डी क्यू इज इक्वल टू रो डी वी। ठीक है, ये हो गई पूरी कहानी एक शॉर्ट समरी में। इसको फटाफट हम नोट कर लेंगे जिससे फिर हम इसके आगे बढ़ेंगे। ठीक है, ना आगे की कहानी हम समझते हैं। अब जो मैं टॉपिक स्टार्ट करने वाला हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आप इस पे बहुत ज्यादा अच्छे से ध्यान देके पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए लास्ट ईयर हमने कुछ चीजें पढ़ी थी फोर्स के बारे में। हमने बोला था अगर एक ये फोर्स है और एक ये फोर्स है F1 F2, दोनों इस सेम ऑब्जेक्ट पे अप्लाई होते हैं, तो क्या फोर्स एडिटिव होते थे? बिल्कुल होते थे। बट इनका एडिशन कैसा होता था? हम सबको याद होगा इनका एक वेक्टर एडिशन होता था, जिसके कारण फोर्स जो नेट फोर्स होती थी वो कुछ इस डायरेक्शन में जाती थी। ठीक है, याद है हमने लास्ट ईयर पढ़ा था। फोर्सेस जो होते हैं उनका वेक्टर एडिशन होता है, जिसको हमने बोला था प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। सो यही आपकी नेक्स्ट हेडिंग है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। अब हम समझेंगे क्यों। देखिए ये नॉर्मल फोर्स है, अगर इसके लिए प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन एप्लीकेबल है तो क्या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के लिए नहीं होगा? आंसर है बिल्कुल होगा, बिकॉज इट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ फोर्स। सो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन बोलता क्या है? प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन बहुत सिंपल सी बात बोलता है, टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बात कर रहे हैं, बट हम सिर्फ फोर्स भी लिख देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये दोनों के लिए टोटल फोर्स इज इक्वल टू वेक्टर सम ऑफ ऑल द इंडिविजुअल फोर्सेस। ठीक है, टोटल फोर्स इज इक्वल्स टू
vector sum of all the individual forces. Now ये छोटी सी कहानी है आपकी प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन की, और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या याद रखने की है, वो है ये वेक्टर सम। ठीक है, फोर्स होती है हमारी वेक्टर क्वांटिटी और हम उसका वेक्टर सम करेंगे, खाली मैग्नीट्यूड को ऐड करके कहानी में खराबी नहीं लाएंगे, वेक्टर सम करना हमको। ठीक है, चलिए अब हम समझते हैं कि ये चार्ज के लिए कैसे वर्क करेगा। तो आप ये भी बोल सकते हो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन की अगर आपको डेफिनेशन लिखनी है तो आप ऐसे लिख सकते हो दैट प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन स्टेट्स दैट द टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन एनी चार्ज इज इक्वल्स टू द all the individual sum of all the individual forces acting on that particular charge। ठीक है, अब हम बात करते हैं एक छोटे से चार्ज की जिसको मैंने बोला Q1। ठीक है, अब इस Q1 पे दो चार्ज हैं जो फोर्स लगाएंगे, एक ये हमारा चार्ज है Q2 और एक ये मेरा चार्ज है Q3। तीन चार्जेस हो गए। हमको सिर्फ स्टडी किसकी करनी है, हमको स्टडी करनी है Q1 चार्ज पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है। ठीक है, तो अगर मैं देखता हूं तो एक फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा और हम अज्यूम कर रहे हैं कि तीनों पॉजिटिव हैं, तो सारे रिपल्सिव फोर्स होंगे, एक फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा। नाउ फोर्स को मैं कैसे डिफाइन करूं, कैसे डिनोट करूंगा, F फोर्स ऑन वन बाय चार्ज नंबर 2। इस वाले फोर्स को कैसे डिनोट करूंगा, F1 3 फोर्स ऑन फर्स्ट चार्ज अप्लाइड बाय द थर्ड चार्ज। नाउ टोटल फोर्स इसको आप नेट भी बोल सकते हो, नेट फोर्स या फिर टोटल फोर्स। नेट फोर्स क्या होगा, अब देखो भाई वेक्टर का साइन यूज कर रहा हूं, मतलब कि सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात नहीं है, अब मेरे को डायरेक्शन भी चाहिए। तो नेट फोर्स क्या होगा, F12 वेक्टर प्लस F13 वेक्टर, इनका वेक्टर सम से मुझे मिलेगा नेट फोर्स ऑन दिस। अब देखो अगर हम नॉर्मली देखें तो ये जो चार्ज है ये ना इस डायरेक्शन में मूव करेगा, ना ही ये F13 के डायरेक्शन में मूव करेगा, ये किसी ऐसी डायरेक्शन में मूव करेगा जिस डायरेक्शन में इसका नेट फोर्स आएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है, ना ये 1-2 के डायरेक्शन में मूव करेगा, ना ही ये 1-3 के डायरेक्शन में मूव करेगा, ये किसी बीच में मूव करेगा जहां पे हम नेट फोर्स लग रही है। तो अब एडिशन की बात कर लेते हैं। वेक्टर सम सबको याद है कैसे करते थे, अगर किसी को नहीं याद है तो एक क्विक रिवीजन देख लेते हैं। वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड, मॉड लगा दिया मतलब इसकी मैग्नीट्यूड की बात हो रही है, इज इक्वल्स टू √a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा। ठीक है, ये सारे मैग्नीट्यूड्स हैं और cos थीटा में ये थीटा क्या है, एंगल बिटवीन दिस एंड दिस, मतलब ए और बी के बीच के एंगल को थीटा से डिनोट किया जाता है। सिमिलरली हमको क्या निकालना है, F12 प्लस F13, कैसे निकालेंगे हम, F12 का स्क्वायर प्लस फोर्स 13 का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स फोर्स 12 फोर्स ऑन 1/3 cos थीटा। ठीक है, ये तरीके से हम निकालेंगे। और यही होगा हमारा नेट फोर्स का मैग्नीट्यूड। ठीक है, ये क्या है, हमारे नेट फोर्स का मैग्नीट्यूड है ये। ठीक है, ये कहता हमारा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो अगर आपको दो से ज्यादा फोर्सेस मिलेंगी तो क्या करोगे आप दो दो करके ऐड करोगे ना। अब हम इसको थोड़ा सा मैग्नीफाई कर लेते हैं। ठीक है, ये पार्ट को थोड़ा मैग्नीफाई कर लेते हैं।
यहाँ पे बना रहा हूँ, देखिएगा ये हमारा Q1 है, ये लग रहा हमारा F12, यहां लग रहा हमारा F13। तो अगर आपको थोड़ा बहुत वेक्टर की कहानी याद होगी तो एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स के लिए मैंने दो लॉ बताए, ठीक है, आपने भी दो लॉ पढ़े होंगे, एक तो होता हमारा ट्रायंगल लॉ और एक होता हमारा पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन। तो मैं यहाँ पे पैरेललोग्राम का यूज कर रहा हूँ, ठीक है, पहले मैं यहाँ पे पैरेललोग्राम कंप्लीट करूंगा। नाउ फ्रॉम द टेल्स टू डायगोनल, ये मुझे मिलेगा हमारा नेट फोर्स, ठीक है। इसका मैग्नीट्यूड जो होगा वो ये होगा, और डायरेक्शन कैसे निकालते थे हम, डायरेक्शन के लिए हम यहाँ पे अल्फा एंगल निकालेंगे, ठीक है, बात समझ में आ रही है। बट मेन चीज क्या है, मेन चीज है ये मैग्नीट्यूड निकालना है, कितना फोर्स एक्ट हो रहा है और कहाँ एक्ट हो रहा है, ठीक है। चलिए ये तो हो गई हमारी वेक्टर की कहानी। अब हम इसके आगे कुछ क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन पे कुछ क्वेश्चंस करते हैं जिससे ये कहानी थोड़ी और क्लियरली बनने लगे। चलिए एक जनरलाइज्ड क्वेश्चन करवाता हूं मैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, बहुत सिंपल सा है, आपके पास तीन चार्जेस है सेम अमाउंट के, Q, Q एंड Q। ये जो तीनों चार्ज है ये कहां पे प्रेजेंट है, ये प्रेजेंट है एट द वर्टाइसेस ऑफ अ इक्विलेटरल ट्रायंगल। मतलब अगर मैं इसकी लेंथ को R बोलता हूं तो ये सारी लेंथ R, ठीक है, इसमें कोई डाउट की बात नहीं, इक्विलेटरल ट्रायंगल और सारे चार्ज बराबर। अब मेरे से पूछता है, पहले इसका नामकरण भी दे दिया है ABC, फाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज Q placed at A, ठीक है, फाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज Q placed at A, मतलब इस चार्ज पे कहानी मेरे से पूछिए, ठीक है। तो पहले हम समझ लेते हैं कि हो क्या रहा है। सेम चार्जेस है तो अट्रैक्ट करेंगे कि रिपेल करेंगे, रिपेल करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे कि रिपेल करेंगे, रिपेल करेंगे। तो ये होगा FAC, फोर्स ऑन A अप्लाइड बाय चार्ज एट C। सिमिलरली ये क्या, ये भी फोर्स लगाएगा एट द सेम टाइम, दोनों फोर्स लगाएंगे क्योंकि दोनों सेम टाइम पे प्रेजेंट है, तो यहाँ पे एक फोर्स ये भी लगेगा FAB, फोर्स ऑन चार्ज एट A अप्लाइड बाय द चार्ज एट B। अब कैलकुलेट करते हैं कि होगा कितना, ठीक है। सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं फोर्स ऑन A अप्लाइड बाय D। फोर्स का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R²। इस केस में हम क्या लिखेंगे, अगर मैं AB लिख रहा हूं तो इसको मैं डिनोट कर सकता हूं QA QB बाय R², ठीक है ना। QA की वैल्यू कितनी है Q, QB की वैल्यू कितनी है Q, प्लेस कर दो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q² बाय R²। आती बात समझ में, ठीक है। ये हो गया हमारा फोर्स अप्लाइड ऑन A बाय द चार्ज प्रेजेंट एट B, ये आ गया फोर्स। नाउ हम बात करेंगे FAC की, सेम कहानी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट QA QC बाय R²। नाउ QA और QC ये दोनों भी सेम वैल्यू Q, तो इससे भी मुझे क्या मिलेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q² बाय R²।
ये आ गया एफ ए बी एफ ए सी, दोनों वैल्यू मिल गई ना। अब इनके बीच का ये थीटा कितना है? क्या हम सबको पता है कि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है? जवाब है हाँ, क्वेश्चन में गिवन है। तो ये एंगल कितना होगा? 60 डिग्री। सारे इंटरनल एंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल कितने होते हैं? 60 डिग्री। सो इफ दिस इज 60 डिग्री, ये वाला एंगल कितना होगा? थीटा विल ऑल्सो बी, थीटा इज ऑल्सो इक्वल टू 60 डिग्री। अब थीटा पता है, एफ ए बी पता है, एफ ए सी पता है, क्या मैं फोर्स का मैग्नीट्यूड निकाल सकता हूं? बिल्कुल। नेट फोर्स, या फिर मैं इसको सिर्फ एफ ए से डिनोट कर देता हूं, ठीक है? फोर्स ऑन, टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन ए इज इक्वल्स टू एफ ए बी प्लस एफ ए सी का मैग्नीट्यूड। अब इसको मैं सॉल्व कर लूंगा, ठीक है? सेम जो मैंने आपको अभी वेक्टर एडिशन का फंडा बताया, एफ ए बी का स्क्वायर प्लस एफ ए सी का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स एफ ए बी एफ ए सी कॉस थीटा। ये फंडे को मैं यूज करूंगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, ठीक है ना। मैं इसको यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ फर्दर। कुछ नहीं करना, अब सिर्फ वैल्यूज प्लेस करनी और कुछ नहीं, बाकी काम हो गया हमारा। तो मुझे क्या मिलेगा? एफ ए इज इक्वल टू अंडर रूट एफ ए बी की वैल्यू कितनी थी? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। तो इसको प्लेस कर दो, ठीक है? इसका होल स्क्वायर लेना पड़ेगा, एफ ए बी का होल स्क्वायर की बात हुई तो इसका होल स्क्वायर होगा, प्लस एफ ए सी की भी वैल्यू यही है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। अब इसका भी होल स्क्वायर करना पड़ेगा, आगे देखेंगे, प्लस 2 टाइम्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, ठीक है? ये क्या है? एफ ए बी है। थोड़ी और जगह खाली कर देते हैं हम, एफ ए सी कितना है? मल्टीप्लाइड बाय, इसको आगे मैं यहां लिख दे रहा हूं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। ये मल्टीप्लिकेशन में आगे आएगा, और कॉस थीटा, थीटा कितना है? 60 डिग्री, ठीक है? तो फाइनली हमारा यहां तक की टोटल कहानी है। ऐसा हटा, ठीक है? ये टोटल कहानी। अब देखिए भाई, ये और ये सेम है, बट अभी इनको छोड़ देते हैं। क्या ये और ये सेम है? तो अगर मैं a इंटू ए को ए स्क्वायर लिख दूं तो कुछ गलत तो नहीं होगा ना भाई? ये तो बहुत सिंपल सी बात है, ये दोनों वैल्यू सेम है तो इसको स्क्वायर लिख देता हूँ, 2 बार लिखने की जरूरत ही नहीं है। तो एफ ए इज इक्वल टू अंडर रूट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर बाय आर स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर बाय आर स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर बाय आर स्क्वायर का होल स्क्वायर। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके होल स्क्वायर कर दिया। नाउ cos 60 की वैल्यू क्या होती है? cos 60 की वैल्यू होती है 1/2। तो ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गए, हमको मिला क्या? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर बाय आर स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस द सेम वैल्यू प्लस सेम वैल्यू। तो क्या मैं इसको 3 टाइम्स लिख लूं? मतलब इसका भी मैं फंडा बता दे रहा हूं, वैसे हम सबको पता है ये a प्लस a प्लस a इज इक्वल्स टू 3, है ना? ये कोई बताने वाली बात थोड़ी। तो यहाँ पे अंडर रूट करके लिख देता हूं मैं 3 टाइम्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर बाय आर स्क्वायर
का होल स्क्वायर। ना स्क्वायर रूट के अंदर होल स्क्वायर वाला टर्म, तो ये तो कंप्लीट स्क्वायर है, ये तो बाहर आ जाएगा, तो मुझे क्या मिलेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर बाय आर स्क्वायर इनटू, अब ये 3 बेचारा अंदर फंस गया क्योंकि ये कंप्लीट स्क्वायर नहीं है, तो ये तो बाहर आ गया, ये अंदर रह गया √3। ये होगा हमारा एफ ए के बराबर। दिस इज द वैल्यू ऑफ एफ ए। और इस तरीके से आपको कोण निकालने रहेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे सिंस, अब एक बात समझ लेना, कब आपको इन सब की वैल्यूज प्लेस करनी, कब नहीं प्लेस करनी, वो मैं बता दे रहा हूँ। यहाँ पे मैंने Q और R के टर्म्स में बात की है, तो वहां पे आपको कोई वैल्यू प्लेस करने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्ट ये भी लिख दोगे तो आंसर चलेगा, बट हाँ यहाँ तक सॉल्व करना है कि सिर्फ Q और R के टर्म्स में, और ये एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू मत रखो तो भी चलेगा, ठीक है। Q और R के टर्म्स में ये पूरा सॉल्यूशन आ जाए सिंप्लीफाई होके। ये नहीं कि अपन ने यही लिखा कि सर Q और R के टर्म्स में तो हो गया, सिंप्लीफाई किया ही नहीं, आपको पूरा उसको सिंप्लीफाई करके मोस्ट सिंप्लीफाइड फॉर्म में लाके रखना है, ठीक है। ये हो गया एक तरीका। बट अगर आपको चार्जेस की वैल्यू और ये डिस्टेंस की वैल्यू दी हुई है, तो आप क्या करोगे, आप हर जगह पे फिर फाइनली देखिए, फाइनली आपको वैल्यूज रखनी पड़ेगी और एक न्यूमेरिकल वैल्यू निकालनी पड़ेगी, एक न्यूमेरिकल आंसर निकालना पड़ेगा। अब मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूं, अगर चार्जेस सेम तो पहले आप इसको वेरिएबल लेके ही सॉल्व कर दें, फाइनली जाके जब वो सिंप्लीफाई हो जाए तो वैल्यूज रखें, ठीक है। और अगर अलग अलग चार्ज है, अलग अलग डिस्टेंसेस है, तो फिर आपको वैल्यू स्टार्टिंग से ही रखनी पड़ेगी। बट जितना ज्यादा आप पहले सिंप्लीफाई कर सको उतना बेटर है, वैल्यूज रखना बाद का काम है। क्योंकि से कभी कभार होता है बड़ी वैल्यूज आती है, हम सिंप्लीफाई नहीं करते और उसके बाद फिर मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में ही हम पूरा टाइम वेस्ट कर देते। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे और खासकर ये जेई में बहुत काम आएगा, जैसे ये सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन जेई में आते हैं और इसको बहुत जल्दी हमको खत्म करना पड़ता है, क्योंकि ये मोस्टली मेंस में आता है, एडवांस के लेवल की बात नहीं है, ये मेंस के लेवल की बात है। वहां पे एक सिंपल सा क्वेश्चन देंगे जो प्रिंसिपल और सुपरपोजिशन पे डिपेंडेंट होगा, बट वहां पे आपको टाइम बचाना है, क्योंकि आप इसको पूरे वैल्यूज रख के सॉल्व करोगे तो टाइम ले जाएगा ये, और हमारा टाइम वेस्ट हुआ मतलब कुछ क्वेश्चन तो छूट जाएंगे। तो यहाँ पे आप क्वेश्चन पे पहले ध्यान दोगे, अगर ये फर्दर सिंप्लीफाई होता है तो आप इसको सिंप्लीफाई करोगे, फिर आप यहाँ पे वैल्यूज प्लेस करोगे, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, आप वो घर पे कीजिए और बनता है तो मुझे आप उसके आंसर बताइए, अगर नहीं बनता है तो फिर नेक्स्ट क्लास में तो हम उसको डिस्कस कर ही लेंगे और आप मुझसे वो डाउट में पूछ सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हम एक स्क्वायर लेते हैं, सॉरी स्क्वायर लेते हैं, माय मिस्टेक, मैं रेक्टेंगल बनाने लग गया था। हम एक ये स्क्वायर लेते हैं विथ साइड 2 मीटर, ए बी सी डी एक स्क्वायर है जिसका साइड है 2 मीटर का, इसके हर एक कॉर्नर पे चार्ज रखा है। चलिए मैं सारे चार्ज अलग अलग बता दे रहा हूँ। ए पे चार्ज रखा है 2 कूलम का, बी पे चार्ज रखा है 2 कूलम का, सी पे चार्ज रखा है 2 कूलम का, बट डी पे चार्ज रखा है 4 कूलम का। ना क्वेश्चन समझ लेना, फाइंड फोर्स एक्टिंग ऑन बी एंड ऑन डी, ठीक है। बी और डी पे क्या क्या फोर्सेस एक्ट हो रही हैं वो आपको बताना, मतलब पहले एक जगह का निकालो फिर दूसरे जगह के निकालो, ठीक है। अब इसमें मैंने आपको वैल्यूज दी हैं डिस्टेंस की भी और चार्ज की भी, तो मेरे को इसका आंसर पूरा चाहिए विद